हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए फिजिक्स पढ़ते हैं। भूल तो नहीं गए मुझे? मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो कहाँ तक पढ़ाया था हमने? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कराया था बेटा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पावर कंजम्पशन तक समझाया था। अब पावर कंजम्पशन में ही हम लोग को बात करनी है, और जो भी पढ़ाओ बेटा वो सब रिवाइज होना चाहिए। डेली के डेली रिवाइज करो, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, बहुत आराम से समझिएगा। पावर कंजम्पशन में बेटा हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया था। अब इसमें समझेंगे पावर कंजम्पशन में, बहुत आराम से समझना कि मैं आपको पावर कंजम्पशन वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे बोल रहा था। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में समझा रहा था बेटा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में समझा रहा था। एक्चुअली क्या होता बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को आप खरीद कर लाते हैं मार्केट से, तो उसका रेजिस्टेंस हमें नहीं बताता है। तो हम उसके रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे? तो बेसिकली उसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं बता करके वो क्या बताता है, जैसे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जैसे बल्ब लेते हैं। ये बल्ब है बेटा, ये जो बल्ब है इस पे मान लीजिए लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि व्हेन यू अप्लाई 220 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन 100 वॉट कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, ये प्रिंट रहता है। इसे हम बोलते हैं बेटा रेटेड पावर। इसे क्या बोलते हैं? रेटेड पावर। यानी बेटा इसे बोलते हैं रेटेड पावर, है ना? इसे बोलते हैं रेटेड पावर। और इन दोनों की मदद से हम बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और हम ये मान के चलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये जो दो चीज़ें होती है बेटा, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ये बेसिकली रेजिस्टेंस बताती है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस बताएगी। अगर मेरे को यहाँ पे बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर P बराबर V²/R का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, क्योंकि पावर मालूम है और वोल्टेज मालूम है। तो पावर कंज्यूम्ड इन द बल्ब इज P = V²/R। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/पावर, एंड V की वैल्यू 220 का स्क्वायर यानी 220 × 220/100, और ये 2 0 से कट जाएगा, 484 ओम आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से इस बल्ब का रेजिस्टेंस 484 ओम है, एंड दिस इज कॉल्ड रेटेड पावर। यानी कि आप इसको कहेंगे कि ये 220 वोल्ट, अक्सर जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है ना? 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, तो 220 वोल्ट पर ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। दिस इज कॉल्ड रेटेड पावर। और बेटा बल्ब की डिज़ाइन भी ऐसी होती है कि अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा, ज़्यादा कंज्यूम होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से फिलामेंट के वायर टूट सकते हैं, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। यू कैन से कि मैक्सिमम पावर कैन बी जनरेटेड इन द बल्ब इज़ 100 वॉट। यानी बल्ब का डिज़ाइन भी ऐसा होता है कि तुम कम तो जोड़ सकते हो, कम वोल्ट अप्लाई करोगे तो कम पावर कंज्यूम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा करने पे ये फ्यूज़ हो जाएगा, ऐसे भी समझो, है ना? आप इसको क्या समझेंगे? द मैक्सिमम पावर, द रेटेड पावर इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द मैक्सिमम पावर। यानी आप बोल सकते हैं कि यार 100 वॉट तक ही ये करेगा प्रोड्यूस, उसके बाद अगर आप ज़्यादा पावर इसमें कंज्यूम होने लगेगा तो ये बल्ब डैमेज हो जाएगा, फ्यूज़, इसमें जो फिलामेंट है वो टूट जाएंगे। ये पहले ही कहानी बिल्कुल ध्यान से सुन लो। तो बेटा ये रेटेड पावर है और इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज, या कहीं कहीं लिखा रहेगा स्पेसिफिक पावर एंड स्पेसिफिक वोल्टेज, या मैक्सिमम पावर मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है ना? जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत आराम से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना। अच्छा, अगर आपसे कहें कि इस बल्ब की करंट कैपेसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम करंट दैट कैन बी फ्लो थ्रू द बल्ब। तो अगर मैं इसे कहें मैक्सिमम करंट दैट कैन बी फ्लो थ्रू द बल्ब इज मैक्सिमम करंट, अगर मुझसे कहे कि मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, तो हम इसे मैक्सिमम पावर समझेंगे। तो बेटा P बराबर I × V के फॉर्मूले से, जो कि पावर और वोल्टेज मालूम है, करंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो I मैक्स जो मैक्सिमम करंट होगा बेटा जो इससे पास हो सकता है, वो I मैक्स बराबर P/V, दैट इज 100/220
100/220 दैट इज़ 0 से कट गया, ये 5/11, 5/11 एम्पियर से ज़्यादा नहीं फ्लो करा सकते वरना बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो पहले तो ये बेटा कि इससे हमें एक तो रेजिस्टेंस का आइडिया मिलता है और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि रेटेड पावर इज ऑल्सो नोन एज द मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है ये भी पता चलता है। अब यहाँ पर बेटा मेरी बात समझिए, अभी चीज़ें और समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसे आप नोट कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिप्ले कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये कोई बल्ब है, लेट अस सपोज दिस इज़ अ बल्ब, बहुत आराम से सुनना बेटा, और मान लीजिए इस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है ना। अब आपसे बोलेगा कि भैया ये तो क्लियर हो गया कि 220 वोल्ट अप्लाई करोगे तो 100 वॉट का पावर कंजम्पशन होगा। अगर मान लीजिए बेटा यहाँ पर 110 वोल्ट अप्लाई किया जाए तो कितना पावर कंज्यूम होगा? तो ठीक है भाई, 110 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम होगा, तो इसमें हम मान के चलेंगे कि जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है। जब इतना वोल्ट करोगे तो इतना पावर, इतना वोल्ट करोगे तो कितना पावर, तो यानी ये मान के चलेंगे कि फिलामेंट का रेजिस्टेंस फिक्स्ड है। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, तो P इज इक्वल टू V²/R के फॉर्मूले से करेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो जो है आपका फिक्स्ड है। और मैं आपको बताता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब भी एक दिया रहता है तो इसको रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज कहते हैं। एंड उस केस में ये फार्मूला, जो पावर के 3 फार्मूले होते हैं, P = I × V, V²/R एंड I²R, बट P = V²/R इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर आपको यही अप्लाइड होगा, अक्सर आपको यही ज़्यादा वैलिड होएगा। P = V²/R आपको ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी बात जो है वो सुनते चलिएगा। तो P = V²/R, R इज कॉन्स्टेंट, तो हम मान के चलेंगे P ∝ V²। सो P1/P2 इज इक्वल टू V1²/V2²। अब P1 इनिशियली पावर 100 वॉट है, यहाँ लिख दे रहे 100 वॉट, और P2 फाइनल पावर निकालना है। जब 100 वॉट है तो उसमें अप्लाइड वोल्टेज 220 है, तो 220 × 220 और अपॉन V2 फाइनली 110 है, तो 110 × 110, ये 2 ये 2, तो P इज इक्वल टू आएगा 100/4 दैट इज 25 वॉट, यानी 25 वॉट ही केवल कंज्यूम होगा। यहाँ पर बेटा जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन वो 25 वॉट है, दैट इज इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूम होगा सारा का सारा हीट में नहीं कन्वर्ट होगा, कुछ लाइट के रूप में जाएगा ताकि उससे लाइट इमिशन होगी। तो हम मान के चलेंगे 25 वॉट, यानी भी 100 वॉट कंज्यूम हो रहा था, 25 वॉट कंज्यूम होगा। तो पहले तो ये आपको समझना है कि इस रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज से हमें ये समझना है कि इसका रेजिस्टेंस फिक्स मान के चलेंगे और फिर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर बेटा पॉइंट टू द पॉइंट समझते चलना बहुत आराम से, ठीक है? ये समझ लिया आपने। फिर सुनो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 बल्ब है, अगर मैं आपसे कहूँ 2 बल्ब है, यहाँ पर ये बल्ब है और ये बल्ब है, 2 बल्ब है, और मैं सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 40 वॉट का बल्ब है और ये 100 वॉट का बल्ब है, ये 40 वॉट का और ये 100 वॉट का, 2 बल्ब है। अब अगर मुझसे कहेगा कि यार इन दोनों बल्ब में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना बेटा, किसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे सर वोल्टेज तो दिया नहीं आपने, अक्सर तो 220 लिखा रहता था। देखो जरूरी नहीं कि 220 हो स्टैंडर्ड वोल्टेज, क्यों? क्योंकि घर में 220 होता है। अब कोई लेबोरेटरी है, पता चला वहाँ हर इक्विपमेंट 300 वोल्ट पे काम कर रहा है। हाँ मुझे मालूम है कि ये जो दोनों 40 वॉट और 100 वॉट दिया, इसको देख के हमें क्या समझना, ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आगे की लाइन में बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कि 2 बल्ब है, एक 40 वाट का, एक 100 वॉट का। अब मुझसे कहा कि इनमें से कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे कि ये 40 वॉट और 100 वॉट, पहले ये सोचेंगे ये कैलकुलेट कहाँ से किया होगा, ये 40 वॉट इसके ऊपर प्रिंट किया गया या 40 वॉट इसमें बोला गया, ये रेटेड पावर है, ये क्यों बोला गया, कैसे बोला गया होगा। तो देयर इज सम स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा, जैसे घर में 220 वोल्ट होता था, हर जगह 220 मत चलना,
कोई लेबोरेटरी वहाँ 220 होगा, कोई दूसरी जगह वहाँ पे 300 वोल्ट पे काम होता होगा, 300 वोल्ट पे सारे इक्विपमेंट यूज़ होते होंगे। तो आप ऐसे मान के चलना कि कोई वोल्टेज फिक्स्ड है ना। मतलब हम बोलेंगे दीज टू रेटेड पावर्स must be calculated at fixed voltage। यानी बेटा दीज टू, ये जो पावर जो है रेटेड पावर, उसे कैलकुलेट करा जाना चाहिए फिक्स वोल्टेज पे। यानी अगर ऐसे दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फिक्स वोल्टेज पर किए गए हैं, है ना। यानी दोनों के लिए वोल्टेज सेम होगा। ज़रूरी नहीं 220 दिया रहे तो समझना है, नहीं दिया है तो अपने तरफ से 220 नहीं मानना है, अपने तरफ से 220 नहीं मानना है, दिया रहे तो ही मानना। क्या 220 पे 40 वॉट है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोला तो बोलेंगे कोई यार स्टैंडर्ड वोल्टेज होगा, कोई एक वोल्टेज होगा फिक्स्ड होगा, उस पर ये उसको जोड़ा गया होगा। जैसे मान के चलो, फील करो ऐसे, सोचो ऐसे कि ये कोई सेल रहा होगा जिसका वोल्टेज V होगा, ये सेल के 2 टर्मिनल होंगे, ऐसे यहाँ पर टर्मिनल होंगे, इसके बीच में ये बल्ब सेट किया गया। जैसे सेट किया तो बल्ब जलने लगा, तो पता चला 40 वाट कंज्यूम होना था। अच्छा, इस बल्ब में V वोल्टेज पे 40 वाट है, उसको बाहर निकाल लिया गया और उस पर प्रिंट कर दिया गया 40 वाट। फिर उसके बाद इस बल्ब को लगाया गया और देखा गया तो अरे ये 100 वाट कंज्यूम कर रहा है, फिर उस पर प्रिंट किया गया भाई ये 100 वाट है। साफ साफ बिल्कुल आ रही बात समझ में। तो दोनों बल्ब जो दिए जाते हैं 40 वाट और 100 वाट, वो अभी तक सोचते थे 220 वोल्ट पे, जरूर नहीं 220 हो, हमें मानेंगे कोई फिक्स वोल्टेज होगा, उस पर ये एक एक करके जोड़े गए होंगे, तब ये पावर कंज्यूम हुआ, तो उससे रेटेड पावर कहा जा रहा है। ठीक, और यही इसे मैक्सिमम पावर भी समझेंगे कि इससे ज़्यादा पावर होगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, कोई इक्विपमेंट है तो वो डैमेज हो जाएगा। ओके, चलिए अब सुनिएगा बेटा, अगर मैं बोलूँ इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो P = V²/R। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इज फिक्स्ड फॉर बोथ बल्ब्स, वोल्टेज इज सेम फॉर बोथ बल्ब्स, करंट विल नॉट सेम, करंट डिफरेंट होगा। देखो P = I²R और I × V वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज करंट इज नॉट फिक्स्ड। जब भी दो इक्विपमेंट रहे, बस यही समझना है कि वोल्टेज फिक्स हुआ होगा और उसके बाद पावर देखा गया है, तो करंट इज नॉट सेम, हेयर वोल्टेज इज फिक्स। एक ही वोल्टेज पे ये पावर इतना, इसी वोल्टेज पे ये पावर इतना। ठीक है, तो P = V²/R से सोचेंगे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस छोटा। अगर मैं बोलूँ कि 100 वाट का पावर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ 40 वाट। क्यों? क्योंकि पावर इसका ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होगा। इस फॉर्मूले से कन्फ्यूज़न होता है, लोग बोलते हैं सर P = I²R से क्यों नहीं करा, तो बोलेंगे करंट इज नॉट सेम फॉर बोथ बल्ब्स, करंट सेम नहीं है बेटा, वोल्टेज सेम है ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बहुत सिंपल सी बात है, एक सिंपल पैटर्न है, सिंपल कहानी, इसे याद रख लेना है। नोट्स पे लिखो, रफ में एक बार बोल के लिख करके रिवाइज कर लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। बहुत आराम से सुनना बेटा। मान लो जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं बेटा, मान लो जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा, ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, बहुत आराम से समझना, ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है और ये बल्ब B3 है। ठीक है, समझना ध्यान से, ये बल्ब B1 है, ये B2 और B3 है। B1 का स्पेसिफिक दिया हुआ है, क्या है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि ये 40 वाट का है। ठीक है, ये 40 वाट का है। फिर B2 ये 100 वाट का है और ये B3 भी 100 वाट का है। और अभी मैंने यहाँ वोल्टेज V अप्लाई करा, वोल्टेज V अप्लाई करा।
तो जैसी वोल्टेज अप्लाई करा तो तीनों बल्ब में जो पावर कंजम्पशन होगा, इफ पावर कंजम्पशन इन 3 bulbs are W1, W2 एंड W3, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, W1, W2, W3 में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ऐसे करके बताना बेटा। तो देखिए, देख के लगता है जैसे कुछ बिना दिमाग वाले गोबर वाले आदमी वो बोलेंगे अरे सर 40 100 दिया होता है, सर B1 में 40 वाट है, सर 40 वाट या 100 वाट या 100, सर हो गया, ये दोनों बराबर और ये छोटा। ये नहीं है, ये तो जब स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़ते हैं तब जाके 40 वाट या 100 वाट या 100 वाट है। दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड वोल्टेज, ओनली हमें एक सेल से कनेक्ट करके दे दिया, बस हो गया। हम कैसे कहें कि ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है, कम भी तो हो सकता है, और ये कम ही है। अब मुझसे बोला चलो भाई तीनों बल्ब में अब पावर W1 ये अभी 40 वाट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये 100 वाट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये 100 वाट कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये 40 वाट कब कंज्यूम करता है, जब वो स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़ते हो तब वो 40 वाट कंज्यूम करता है, अभी नहीं कर रहा है। अभी जो पावर कंज्यूमशन है वो देखिए W1 W2 W3 है। B1 W1 पावर कंज्यूम हो रहा है, B2 W2 पावर कंज्यूम हो रहा है, उसमें B3 में W3 पावर कंज्यूम हो रहा है। तो हमें बताना है W1 W2 W3 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा कौन छोटा। तो अपन यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल तरीके से कहेंगे कि चलिए भाई ठीक, कैसे करें। पहली बात तो बोलेंगे सर ये इस चीज़ का क्या मतलब, ये क्यों देता है सर, 40 वाट 100 वाट से क्या होता है। तो हम बोलेंगे अभी आपको पढ़ा है कि बेटा ये रेटेड पावर जो देता है इससे हमें रेजिस्टेंस का आइडिया मिलता है, जिसका पावर कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि मन में हमें सोचना है P प्रोपोर्शनल टू 1/R, इससे सोचना है, क्योंकि V सेम फॉर ऑल, तो P इक्वल टू V²/R से V सेम है तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी रेटेड पावर से हमें फिलामेंट के रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। देखिए इसका पावर बड़ा छोटा है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा। हम बोलेंगे सर 40 वाट का रेजिस्टेंस बड़ा होएगा, 100 वाट दोनों बल्ब दोनों सेम पावर के, रेटेड पावर दोनों का सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस कम होएगा, इक्वल होगा और कम होगा। देखिए ये एक थ्योरी है, ये हम कंसेप्चुअली पढ़ के स्ट्रॉन्ग हो लेते हैं, अरे यार ये 40 वाट है यार, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, 40 वाट छोटा है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, इसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। अब देखते हैं, देखो बेटा ये वोल्टेज है, करंट यहाँ से निकलेगा, करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब एक बात बताओ, ये समझो अब इसे रेजिस्टर की तरह समझो, इसे भी रेजिस्टर की तरह, बल्ब भूल जाओ और सोचो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है। रेटेड पावर का केवल इस्तेमाल इतना ही है बेटा, बस केवल इस्तेमाल इतना ही है, एक तो मैक्सिमम करंट देखने के लिए और एक बार रेजिस्टेंस देखने के लिए। यहाँ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, देख लिया बात खत्म, अब इसको छुपा दो, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, भूल गए हम इसको छुपा दिए भाई, कोई काम का नहीं है, खत्म हो गया। इसका यूज़ क्या था, ये क्यों गिवन है, इससे रेजिस्टेंस का आइडिया मिलता है। अब इसका इस्तेमाल खत्म, अब मैं पता करूंगा इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो हम बोलेंगे देखिए सर सीरीज में करंट सेम जाएगा इस ब्रांच में, अब ये एक रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर है, दो रेजिस्टर सीरीज में है, दोनों में करंट सेम जाएगा, इन दोनों में किस में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर बेटा देखेंगे कि P, इन दोनों को देखेंगे पहले, इन दोनों में करंट सेम है तो P बराबर I²R सोचेंगे, दोनों में करंट सेम है तो करंट इज सेम। हम बोलेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा। देखिए इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि 40 वाट है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, तो हम बोलेंगे P बराबर I²R के अनुसार। अब यहाँ देखेंगे, अब तो रेटेड पावर की बात ही नहीं कर रहे ना, अब तो पावर कंजम्पशन इन दिस टू बल्ब में कौन बड़ा छोटा। तो देखिए बोलेंगे करंट सेम है, रेजिस्टेंस इसका बड़ा है तो पावर कंजम्पशन इसमें बड़ा होगा, तो इट इज क्लियर दैट W1 इज ग्रेटर देन W2, ये तो पहले समझ में आ गया। अब बोलेंगे यहाँ, अच्छा बेटा ये बेटा अगर ये V है तो देखिए दो रेजिस्टर सीरीज में है ना, तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज V के इक्वल होगा, ये क्लियर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये V के इक्वल, यानी यहाँ से V के इक्वल। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो V से कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो कम होगा, यहाँ थोड़ा कम आएगा वोल्टेज ताकि इन दोनों का सम V के इक्वल आए, और यहाँ वोल्टेज पूरा V होगा।
अब मैं ये देखूंगा W2 और W3 में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब किसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा ग्लो का मतलब पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा, कम ग्लो मतलब पावर कंजम्पशन कम होगा। अब ये देखेंगे तो देखिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। कैसे? 100 वॉट रेटेड पावर, 100 वॉट रेटेड पावर, रेजिस्टेंस सेम हो गया, क्लियर हो गया। अब दोनों में कौन ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ वोल्टेज और वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ छोटा है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है। सर P बराबर V²/R के फॉर्मूले से सोचो। रेजिस्टेंस सेम इज रेजिस्टेंस आर सेम, आर सेम है दोनों के लिए, ओके, आर भूल जाओ। वोल्टेज जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज यहाँ ज़्यादा बेटा, वोल्टेज यहाँ ज़्यादा, देखो पावर कंजम्पशन यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, यहाँ पावर कंजम्पशन कम होगा। देखिए W1 बड़ा है W2 से और ये W2 छोटा है W3 से, दिस इज द रिलेशन। ये जो है बल्ब B3 B2 से ज़्यादा ग्लो करेगा, ये क्लियर है। बल्ब B3 B2 से ज़्यादा ग्लो करेगा। तो इस तरह का हमें एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, अगर ऑप्शन देगा तो इसी टाइप का होगा बेटा। तो देखिए किस तरह से मैंने बल्ब के साथ डील करा, ये हमें समझना था, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जितना पढ़ाया, जितना बोला, सब वापस से सुनो, कंसंट्रेट करके समझो, बहुत ज़रूरी है बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, बहुत आराम से। बिल्कुल ध्यान से देखें। अब हमने पावर कंजम्पशन पे बात तो कर लिया। अब अगर बेटा देखिए, जैसे ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स, बहुत आराम से समझना, ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स, ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स, बल्ब की ग्रुपिंग, बल्ब की ग्रुपिंग में सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या बेटा, ये समझना है ना, ये समझना। जैसे मुझसे बोलेगा, बिल्कुल आराम से समझना कि ये बल्ब है ना, ये बल्ब है, ये मान लीजिए P1 पावर है, रेटेड पावर P1 है, और ये बल्ब दूसरा है, ये P2 पावर है। दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए। इस ग्रुपिंग का रेटेड पावर फाइंड करो, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि ये बल्ब है, इसका रेटेड पावर P1, ये बल्ब है, इसका रेटेड पावर P2। वोल्टेज इज नॉट गिवन, बिकॉज बेटा वोल्टेज जरूरी थोड़ी ना 220 हो, कुछ और भी तो हो सकता है। वोल्टेज स्टैंडर्ड की वैल्यू नहीं पता होता ना। हाँ, एक स्टैंडर्ड वोल्टेज इसे इंडिविजुअली अकेले इसे कनेक्ट किया तो P1 पावर कंज्यूम होगा, उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से अकेले इसको केवल जोड़ा गया होगा तो P2 पावर कंज्यूम, इसलिए रेटेड पावर कहते हैं इसे। अब बेटा इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया गया तो इसका रेटेड पावर बताइए। हमने ठीक है भाई, चलो मान लो इस बल्ब का रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। पहले ये पावर P1 है, मान लीजिए स्टैंडर्ड वोल्टेज है V, तो P1 बराबर होगा V²/R1 होगा, ओके। इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो उसी वोल्टेज से इंडिविजुअली अकेला इसको जोड़ा गया होगा V²/R2, ओके। अब दोनों को एक साथ उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़ना है, तब तो कॉम्बिनेशन का रेटेड पावर फाइंड होगा। तो चलिए भाई उसी अब सीरीज में जोड़ के उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़ दिए, तो मान लीजिए पावर कंजम्पशन हुआ V, तो V² और रेजिस्टेंस R1 + R2 होएगा। अब उल्टा कर लो, 1/P बराबर हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे, R1/V², और V² अलग अलग कर लो बेटा, और R1/V² क्या 1/P1 होगा, तो यस 1/P1 + 1/P2। ये देखिए इस तरह से अपन लोग रेटेड पावर कॉम्बिनेशन का कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे आपसे बोलेगा एग्जाम्पल के लिए, ए 40 वॉट एंड 100 वॉट of 2 bulbs are connected in series, 2 bulbs are connected in series, are connected in series, are connected in series, then find equivalent पावर। पावर मतलब यहाँ पर रेटेड पावर है बेटा, इसलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको उसकी लैंग्वेज लिख दिया मैंने। अब 40 वाट और 100 वाट सीरीज में जुड़ा है, इक्विवेलेंट पावर, तो 40 वाट और 100 वाट क्या है, रेटेड पावर। 40 वाट का बल्ब यानी रेटेड पावर है उसका।
तो अब इक्विवेलेंट पावर कह रहा है, इसका मतलब रेटेड इक्विवेलेंट पावर। चलिए भाई ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा सीरीज में 2 बल्ब है, दोनों का रेटेड पावर मालूम है, तो इक्विवेलेंट पावर जो होगा वो 1/P1 + 1/P2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ बना रहे बेटा, इसको मिटा दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे 1/P = 1/40 + 1/100, 100 और 40 का एलसीएम 200, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2। P = होगा 200/7 वाट। दिस इज़ आवर आंसर। हो गया भाई, 2 बल्ब के रेटेड पावर दिए गए थे, इक्विवेलेंट पावर सीरीज में कितना होगा निकाल लिया मैंने। क्या दिक्कत है, आराम से निकाला। और सुनो, देखो और बताते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो परेशान मत होना बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स, देखिए बल्ब का सीरीज ग्रुपिंग पढ़ लिया, पैरेलल ग्रुपिंग ये भी बहुत इजी है बेटा, ये भी बहुत इजी है बेटा, ध्यान से सुनना। देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, 2 बल्ब आर इन पैरेलल। देखिए एक बल्ब ये और दूसरा बल्ब ये, और उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़ देना है, उसी स्टैंडर्ड वोल्टेज से जोड़ देना है। इस बल्ब का रेटेड पावर P1, इस बल्ब का रेटेड पावर P2। रेटेड पावर से क्या फ़ायदा, रेजिस्टेंस का फ़ायदा होता है, रेजिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। ओके चलिए, अब मुझे बोलता है इस इक्विवेलेंट का रेटेड पावर बताइए। तो पहले इस बल्ब को इंडिविजुअली केवल उसी वोल्टेज से जोड़ेंगे, तो V²/R1, और दूसरे बल्ब को P2 और V²/R2। अब दोनों को पैरेलल में उसी वोल्टेज से जोड़ना है, तो रेटेड पावर V²/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, 1/R इक्विवेलेंट बार, और पैरेलल में पढ़े थे ना 1/R1 + 1/R2। दोनों बल्ब को रेजिस्टर की तरह समझो, और देखो यहाँ 1/R इक्विवेलेंट है, 1/R1 + 1/R2। V² अंदर मल्टीप्लाई कर लो, V²/R1 + V²/R2, और आपको दिख रहा होगा V²/R1 इज़ व्हाट, P1 एंड V²/R2 P2। यानी यहाँ पर रेटेड पावर सिंपली ऐड कर देंगे, यहाँ पर रेटेड पावर सिंपली ऐड कर देंगे और हमें इक्विवेलेंट रेटेड पावर मिल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, चलो भाई ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तो क्लियर हुआ? चलिए और देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, बहुत आराम से, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मोटी मोटी बातें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ लिया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, है ना। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं और फिर ये चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर में ज़्यादा था ही नहीं, चैप्टर फिनिश। चलिए पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहली बात बेटा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, कभी अगर ऐसा बोल दे कि ये हीटर है, मान लीजिए, सपोज दैट ये हीटर मान लीजिए R रेजिस्टेंस का है। इस हीटर से हमने एक केतली है, कीटल, इसमें पानी भरा है, इसको गर्म करना है, ठीक है। पानी भरा है, इसको गर्म करना है बेटा। ऐसे डायग्राम बना रहे हैं, समझ जाना। ये केतली है, इसमें पानी भरा है, इसको गर्म करना है। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाने में। इसका मास m है, पानी का मास m है, और पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी S है। अब इससे I करंट पास हो रहा, मान लीजिए I करंट जा रहा है, बोलेगा कितना टाइम लगेगा इस पानी को डेल्टा थीटा से गर्म होने में। तो हम बोलेंगे देखिए, जितने देर तक करंट जाएगा उतने देर में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, I²RT होता ना बेटा। और ये अब जैसे करंट देगा तो I²RT, वोल्टेज देगा तो V²/R × T कर लेंगे, है ना। वो देखना आपको, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। और वो सारा का सारा हीट समझेंगे पानी को मिला, वाटर को मिला। तो अगर किसी सबस्टेंस को हीट मिलता है तो हमने पढ़ा है mH डेल्टा थीटा। अगर किसी सबस्टेंस को हीट देते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो mH डेल्टा थीटा के बराबर वो हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होता है। बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, टाइम निकल के आ जाएगा। तो mH डेल्टा थीटा अपॉन I²R, लो जी, हो गया जी, उससे टाइम निकल जाएगा कि कितने टाइम में ये पानी डेल्टा थीटा टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर। आई बात समझ में? दूसरी बात सीखिए, देखिए बहुत आराम से सीखिएगा बेटा, समझ में आ रही बात? चलिए दूसरी बात देखिए, आराम से सुनिएगा। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट,
अच्छा बेटा, घरों में आप कभी देखते हैं एसी या समर चलाते हैं तो थोड़ा सा वोल्टेज डाउन होता है फिर वापस आ जाता है, फ्लक्चुएट होता है ना वोल्टेज। एसी चलता है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, लाइट जो है वो अचानक से वो डिम होता है फिर वापस आ जाता है, ठीक होता है ना ऐसा। तो इसको बोलते हैं बेटा कि जब भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में हम कोई हैवी लोड ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो थोड़ा सा वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है। क्यों? अब यहाँ तो डीसी के लिए पढ़ रहे हैं, घरों में तो एसी सप्लाई है और हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? डीसी सप्लाई। अब जैसे समझो, सपोज दैट, जैसे मान लो बेटा ये सेल है, बिल्कुल आराम समझना, इसका इंटरनेशनल आर और ये में ई। मान लीजिए ये बल्ब ऐसे, ये बल्ब है, ठीक है बेटा, बहुत आराम से समझना। ये बल्ब है और बेटा यहाँ पर मैंने स्विच लगाया और ये हैवी लोड है, हैवी लोड, हैवी लोड, ठीक है, समझना ध्यान से। अब बेटा अभी ये स्विच ऑफ है तो यहां से करंट निकलेगा, ये सेल है, करंट निकलेगा, ये करंट यहां से यहां जाएगा और यहां से होते हुए यहां जाएगा। बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो कर रहा है, बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लाइट एनर्जी मिल रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। ओके, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो व्हेन हैवी लोड इज स्विच्ड ऑन, यानी हैवी लोड को हमने स्विच ऑन कर दिया, यानी बेटा अब ये भी कनेक्ट हो गया। तो ऐसा करने से क्यों ये जो बल्ब जल रहा है वो डिम हो जाएगा, इसकी रोशनी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो ये हमें समझना है, ध्यान से सुनना। देखिए जब आप इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो ये दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो गए। देखिए ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, क्योंकि घरों में सारे इक्विपमेंट पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट है। अब दो रजिस्टर पैरेलल में हो गए, और जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते बेटा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। हाँ, जैसे देखो दो रजिस्टर अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? छोटे से भी छोटा आएगा। देखो 2 × 4 अपॉन 2 + 4 6, 4/3 दैट इज़ 1.33 आया कि नहीं आया? देखो छोटे वाले से भी छोटा। तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। जब इसको ऑन करोगे तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही कम होगा तो ये करंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये करंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट तेज निकलेगा, यानी पहले से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होगा। तो हम बोलते हैं व्हेन हैवी लोड इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, व्हेन हैवी लोड इज स्विच्ड ऑन देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस decreases due to this current supplied by the cell increases, current supplied by the cell increases। बताओ बेटा इस सेल से जो करंट निकल रहा है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम, तो करंट ज़्यादा निकलेगा, और करंट ज़्यादा निकलेगा तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, वी नो दैट V इज इक्वल टू E - IR। जब करंट ज़्यादा निकलेगा, ये ज़्यादा होगा, तो इसमें से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होगा तो V क्या होगा? स्मॉल होगा, यानी V डिक्रीजेज। और जो वोल्टेज यहाँ वही वोल्टेज यहाँ, वोल्टेज अगर डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस इसका फिक्स है तो P = V² के फॉर्मूले से रेजिस्टेंस फिक्स है इसका, वोल्टेज अगर डिक्रीज करेगा तो पावर कंजम्पशन कम होगा, तो बल्ब डिम हो जाएगा। रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ा, करंट बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीजेज, और सभी लोग पैरेलल में जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज है, यह वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी इसका मतलब पावर कंजम्पशन कम होगा।
तो हम बोलते हैं करंट सप्लाइड बाय द सेल इंक्रीजेज, सो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज, सो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज, एंड हेंस द पावर कंज्यूम्ड बाय द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद द हैवी लोड डिक्रीजेज। आई बात समझ में? देखिए कितना आराम से पढ़ाया, सिंपल सिंपल कहानी पढ़ाया पहले तो मैंने आपको, कोई कंफ्यूज नहीं होना बेटा। और सुनिए, देखिए और सुनिए, कितनी अच्छी बात बताया, समझ में आई बात? चलिए और देखिए थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट देखिए आपने कभी सुना होगा बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, आपने कभी सुना होगा कि हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन, वो हम सुनते 12,000 वोल्ट की लाइन है ना, 16,000 वोल्ट की लाइन है, या खेतों में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर वाले इलेक्ट्रिक वाले टावर लगे होते हैं, उसमें लाइन ऐसे जाती है, तार ऐसे जाती है, वो तार बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाई पावर पे है, ऐसा होता है ना, देखा होगा ना। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जैसे डैम या न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो जहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनी, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले कहानी सुनो, पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं, है ना। अब जैसे ये मान लीजिए पावर हाउस है, सपोज दैट दिस इज पावर हाउस। अब पावर हाउस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। अब यहाँ पे बेटा एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगा होगा, एक ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, यहाँ से जो पावर चलती है, करंट चलेगा, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यानी मान लो यार 220 वोल्ट होगा सपोज दैट, तो 220 वोल्ट को 12,000 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देगा, यानी वोल्टेज को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा लो टू हाई। अब यहां पर आपका घर है, दिस इज योर होम, तो घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर देखते बेटा, वो ट्रांसफार्मर तक ये लाइन आती है, ऐसे ट्रांसफार्मर तक ये लाइन आती है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये लाइन ट्रांसफार्मर तक जाती है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये लो टू हाई को कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को कम था उसे ज़्यादा कर देता है, और फिर ये ट्रांसफार्मर हाई टू लो करता है, हाई टू लो, समझ में आ रही बात। और फिर यहाँ पर आप 220 वोल्ट का सप्लाई लेते हैं। तो हमेशा जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है। क्वेश्चन है क्यों, क्वेश्चन है क्यों, तो इसीलिए देखो, ये पहले तो डायग्राम एक मोटा मोटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये पावर हाउस है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लो वोल्टेज पे आती है, उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए एक शहर से दूसरे शहर, जैसे टिहरी से, टिहरी डैम सुना होगा आपने, उत्तराखंड में टिहरी डैम, वहाँ से आगरा को सप्लाई मिल रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है, तो वहाँ से यहाँ तक तार बिछाते हैं, वो जो तार है इसको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। और ये ट्रांसमिशन लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये हमेशा जो पावर ट्रांसफ़र होता है बेटा वो हाई वोल्टेज पे होता है। हाई वोल्टेज रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखते हैं क्यों पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होता है, इससे कि पावर लॉस कम होता है। ध्यान देना, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इन पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, सुनेगा ध्यान से, इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन द इलेक्ट्रिक पावर बी ट्रांसफर्ड, डबल आर होता है ना, ट्रांसफर्ड ऑलवेज एट हाई वोल्टेज, ऑलवेज एट हाई वोल्टेज। क्यों आखिर पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होता है, ये हमें समझना है। क्यों आखिर पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे होता है, ये हमें समझना है।
तो इसको समझ लेते बेटा, बहुत सिंपल है। देखो जो पावर हाउस है, मान लो अब ये पावर हाउस, ट्रांसफार्मर नहीं बनाएंगे, सपोज दैट दिस इज पावर हाउस। तो यहां से जो भी पावर जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिक लाइन जो कि घर और पावर हाउस को जोड़ता है, ये होम है। तो देखिए यहां पर बेटा पावर हाउस को जो घर से जोड़ता है लाइन, यहां पर बेटा ये जो लाइन ऐसे जा रही है इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा R। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, रेजिस्टेंस इज R। इसमें I करंट पास होगा, ऐसे करके ऐसे I करंट पास होगा। तो बेटा जब ये करंट ऐसे वायर में पास होता है तो इसी करंट की वजह से रेजिस्टेंस है इसमें, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और जिस रेट से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पावर लॉस, है ना। तो पावर लॉस जो होता है बेटा वो होता है I² R। पावर लॉस इज I² R। और जानते हो I की वैल्यू, मान लीजिए P पावर जनरेट किया आपने और V वोल्टेज पे जनरेट किया, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? P/V। मान लीजिए P पावर जनरेट किया और वोल्टेज इज V, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? P/V। P बराबर IV, P बराबर IV, तो I बराबर P/V। तो पावर लॉस को PL से लिख दे रहे हैं, तो देखिए तो कितना होगा P/V, तो P²/V² इंटू R। अब मुझे बताओ कि क्या ये वोल्टेज, ये पावर जो जनरेट हुआ ये फिक्स्ड है, वायर का रेजिस्टेंस जो ट्रांसमिशन लाइन है वो फिक्स है, तो ये जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो ज़्यादा करोगे ताकि पावर लॉस क्या हो? कम हो जाए। तो वोल्टेज शुड बी हायर सो दैट पावर लॉस मिनिमम हो जाए, इसलिए हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करते हैं जिससे कि पावर लॉस कम से कम हो। आई बात समझ में? इसीलिए हम लोग हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ा दिया है, कुछ सवाल वगैरह भी करा देंगे, टेंशन मत लो, खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है, तो ओके, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।